हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किए हैं फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, उसको आप जरूर देख लीजिए, उसके बाद ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीनिंग समझिए। इन विट्रो, विट्रो का मतलब है कि ग्लास, एंड फर्टिलाइजेशंस क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, इसको हम फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। ये आपकी ओवम हो गया एंड ये स्पर्म हो गया, ये दोनों की फ्यूजन होना प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशंस बोलेंगे। यदि वही चीज़ें फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, हम उसको इन विवो कहेंगे, जो कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशंस के अंदर आता है। लेकिन यदि स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन एक पेट्रिडिस के अंदर हो रहा है या एक टेस्ट स्ट्रिप्स के अंदर हो रहा है, इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस कहेंगे। समझ में आए ना बातें? शायद आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुने होंगे, वही उसकी कैटेगरी के अंदर ही आता है। समझ रहे हो ना? तो फर्टिलाइजेशंस कहाँ पे हो रहा है? या टेस्ट ट्यूब्स के अंदर होगा या तो पेट्रिडिस के अंदर होगा। तो इसकी ज़रूरत क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा फीमेल है, ठीक है, दोनों कपल इनफर्टाइल हो सकते हैं, ठीक है, या तो आइदर ऑफ द कपल, मेल के अंदर उतना स्पर्म नहीं बन रहा है, ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन है, या तो स्पर्म नहीं बन रहा है या स्पर्म की मोटिलिटी कैपेसिटी नहीं है, ऐसा मेल है, ठीक है ना। या तो कोई फीमेल है जिनके ओवुलेशंस नहीं हो रहा है, यानी कि ओवम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या तो उनकी फीमेल की जो इम्यून सिस्टम है उतना स्ट्रांग है जो कि स्पर्म एंट्री होगा तो उसको फागोसाइटोसिस कर लेता है, मतलब कि अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं दे सकता है। इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे? क्योंकि जब भी स्पर्म एंट्री करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर तो उसका डेथ हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक टेस्ट ट्यूब्स के अंदर चीज़ों को फर्टिलाइज करते हैं। उसके बाद फिर अगेन क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट निकलता है। जाइगोट की 2 सेल 4 सेल 1.5 सेल इस वाला स्टेज में अगेन वापस फीमेल बॉडी की जो या तो हम फॉलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ेंगे, नहीं तो यूट्रस के अंदर छोड़ेंगे। उसकी स्टेजेस के ऊपर वो डिपेंड करेगा, हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अगेन जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वही चीज होगा। सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, फर्टिलाइजेशन जो होता है सिर्फ आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, उसके अलावा और सारे चीजें एक बॉडी, मतलब कि मदर बॉडी की जरूरत होता है। यहाँ पर भी बात आता है कि 2 तरीके की मदर बॉडी आपको आपके पास मिल जाएगा, एक तो जो कि जेनेटिक मदर हो सकते हैं और एक सरोगेसी मदर हो सकते हैं। जेनेटिक मदर का मतलब है कि जिस फीमेल की ओवम हमने लाया है और ठीक है, वही फीमेल की बॉडी के अंदर वापस फर्टिलाइजेशन होने के बाद यदि छोड़ेंगे उसको हम जेनेटिक मदर कहेंगे। और कभी कभी सरोगेसी मदर की जरूरत होता है। सरोगेसी मतलब कि जैसे रेंटल होता है ना, तो मान लीजिए ये जेनेटिक मदर है, उनका ओवम तो बन रहा है लेकिन उनकी यूट्रस उतना अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं दे सकता है कि 9 मंथ वो बियर कर सके, वो बच्चा को उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए उस केस में हम सरोगेसी मदर करते हैं, मतलब कि जो एक जेनेटिक मदर रहेगा जो ओवम देगा। स्पर्म फर्टिलाइजेशंस तो हो गया, जेनेटिक मेकअप वही रहेगा, लेकिन जाइगोट 2 सेल 4 सेल या 8 सेल के अंदर हम क्या करेंगे, वही दूसरे जो जेनेटिक मदर नहीं है उनके बॉडी, उनके यूट्रस के अंदर छोड़ेंगे या तो उनके फॉलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। समझ में आया ना? तो यहाँ इस केस में 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, जो हस्बैंड है, मान लीजिए कपल है जो कि इनफर्टाइल कंडीशंस में है, उनके बच्चे नहीं हैं, मान लीजिए उनके हस्बैंड में एकदम लो स्पर्म काउंट है या ओलिगोस्पर्मिया है, वो आजोस्पर्मिया है, स्पर्म नहीं बन रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, उनकी जो वाइफ है उनका तो ओवम बन रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वाइफ से ओवम लाएंगे, लेकिन स्पर्म कोई एक स्पर्म डोनर से भी ला सकते हैं। स्पर्म डोनर कौन होगा उसको मतलब कि हिडन, उनकी इन्फॉर्मेशन हिडन किया जाता है, क्योंकि एक सोशल इशू भी है ना। तो उस केस में क्या किया जाता है, मान लीजिए उनके हस्बैंड को देखेंगे, उनका जो बॉडी कलर क्या है, हेयर क्या है, क्योंकि उस टाइप की स्पर्म डोनर से स्पर्म लाएंगे, लेकिन जो स्पर्म डोनर होता है उनका इन्फॉर्मेशंस मतलब कि उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। इसलिए तो देखिए, आप इंट्रोडक्शंस के दौरान ऐसे लिखोगे तो ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शंस में हेल्प करता है जो कपल इनफर्टाइल है उनके लिए, ठीक है। देखिए, मैं टर्म इनफर्टाइल यूज़ कर रही हूँ, जो मतलब कि जिसकी फिर बच्चा बनने की प्रोबेबिलिटी है। जब स्टेराइल वर्ड हम यूज़ करेंगे उसका मतलब है कि बच्चा कभी भी नहीं बन सकता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से भी यदि हम फेलुअर हैं, बच्चा नहीं बन पा रहा है, तो हम उस केस में स्टेराइल टर्म यूज़ करेंगे। इनफर्टाइल का मतलब है कि अभी तो बच्चा नहीं बन रहा है, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, कुछ मेथड हम यूज़ करेंगे जिस बच्चे से बच्चा बन सकता है। समझ रहे हो ना?
तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक वेयर स्पर्म एंड ओवम आर फर्टिलाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख सकते हो। सो कब हम यूज़ करते हैं, हो आइदर ऑफ द कपल आर इनफर्टाइल, दोनों में से कोई एक इनफर्टाइल हो सकता है या तो दोनों को दोनों इनफर्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो रिजल्ट आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट को डिवाइन ट्रांसफर इनटू द फीमेल पार्टनर यूटेरस। तो यहाँ पे फीमेल जेनेटिक मदर खुद ही हो सकता है यदि उनका यूटेरस अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, नहीं तो हम सरोगेसी को भी अलाउ करेंगे, ठीक है। फिर इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑकर इन ए नेचुरल प्रेगनेंसी। क्लियर है। उसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। हिस्ट्री सबसे पहले फास्ट जो सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ था, क्योंकि उससे पहले ये ह्यूमन की जो डेट ईयर है वो ह्यूमन के लिए है, क्योंकि उससे पहले रैबिट के लिए वो चीज़ें हुआ था। सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉर इन 1978 फॉर ह्यूमन। फास्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो थे वो लुइस ब्राउन थे, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है ना। और सेकेंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हुआ था ये इंडिया की फास्ट, यदि आपको कभी क्वेश्चन आएगा इंडिया की फास्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बेबी जो होता है वो दुर्गा, उनके नाम है दुर्गा। वही उस साल ही हुआ था, अक्टूबर के महीने के आसपास कुछ हुआ था, ठीक है। वो सेकेंड इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बेबी और इंडिया के लिए वो फास्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में, मेथड्स के बारे में, ये चीज़ें हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप्स में स्टेप्स वाइज उसको मेंशन किया है, आप उसको ऐसी तरीके से नोट्स में लिखोगे। इनिशियल इवैल्यूएशन हमको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो कपल जो है वो मतलब कि इनफर्टिलिटी में वो गुजर रही हैं, तो इसलिए हम जो प्राइमरी उनका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, नॉर्मली HIV है या नहीं है, समझ रहे हो ना। मेल है तो उनकी सीमेन टेस्ट करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली, यानी कि कौन सी सीमेन में स्पर्म काउंट है या नहीं है, ठीक है, कितना अच्छे से स्पर्म काउंट होना चाहिए, मिनिमम एक स्पर्म काउंट होना चाहिए, उनमें से मोटाइल स्पर्म कितना है, डेड स्पर्म कितना है, सारी चीज़ें हमको काउंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से फीमेल की जो वैजाइनल फ्लूइड होता है उसकी थिकनेस, उनकी जो चीज़ें चेक करना पड़ेगा, वो उनकी यूट्रस अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशन दे रहा या नहीं, उस सारी चीज़ों को हमको फीमेल के लिए जो होता है वो ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, मेल के लिए सीमेन एंड ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फीमेल के लिए भी ब्लड टेस्ट होगा, इसको हम इनिशियल इवैल्यूएशंस करेंगे। आप मतलब कि कोई एक कपल है वो डॉक्टर के पास जाएगा जो इनफर्टाइल से गुजर रहा है, उसके बाद डॉक्टर ये प्राइमरी टेस्ट करेगा जिसको हम बोलते हैं इनिशियल इवैल्यूएशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, जो फीमेल होता है, ठीक है, उनका एक नॉर्मल ओवारियन साइकिल चल रहा है, जैसे आपको पता है 28 डे की साइकिल होता है, ठीक है ना, जिसमें ओवम बन रहा है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं। तो और नॉर्मल एक ओवरियन साइकिल्स में नॉर्मली एक ओवम बनता है, एक से ज़्यादा भी बन सकता है लेकिन नॉर्मली एक बनता है, ऐसे हम मान के चलेंगे। हमको क्या करना है, हमको एक ओवम नहीं चाहिए, क्योंकि एक ओवम से जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा ऐसा नहीं है कि एक बार में आप सक्सेस हो जाओगे, सक्सेस रेट ऐसा नहीं कि हो सकता है, लेकिन हमको मतलब कि मल्टीपल कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनका जो नॉर्मल ओवरियन साइकिल्स है उसको हमको रोकना है। रोकने के बाद हमको ओवरियल स्टिमुलेशन करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा ओवम बन सके। क्यों, क्योंकि आपको जैसे पता है, मैंने बात किए थे, ओवम के अंदर मतलब कि ओवरी के अंदर ढेर सारे प्राइमरी oocytes होता है। हर महीने क्या होता है, फॉलिकुलर FSH की वजह से तो ये क्या होगा, oocytes को मतलब कि प्राइमरी oocytes डेवलप होगा, सेकेंडरी oocyte, इस तरीके से साइकिल उनको चलता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो साइकिल है उसको रोकना है, उसके बाद उसको स्टिमुलेशन देना पड़ेगा ताकि एक महीने में 10 से 15 oocyte बन सके, ठीक है ना। जितना ज़्यादा अब हम रहेगा उसलिए क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने की जो चांसेस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो सप्रेशन ऑफ द नेचुरल हार्मोनल साइकिल टू स्टॉप द नेचुरल ओवुलेशंस को हमने रोका। सेकंड स्टेज ओवरियन स्टिमुलेशन। ओवरियन स्टिमुलेशन हम कैसे करेंगे, हम कुछ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन देंगे, LH FSH, ठीक है ना, SCG ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करेगा ओवरी की टू प्रोड्यूस मल्टीपल मैच्योर oocytes। क्लियर हुआ आपने, ठीक है। अच्छा, इसलिए जो फीमेल होते हैं ना, जिसका मतलब कि IVF वगैरह किया जाता है बिफोर, मतलब कि पीरियड में मिस होने से पहले भी उनका जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जो किट होता है, उनमें से पॉजिटिव आ जाता है। क्यों, क्योंकि पहले से उनको SCG दिया जाता है, तो इसलिए, ठीक है।
कलेक्शन ऑफ oocytes, उसके बाद 10-15 oocytes तो बन गया, उसको हमको कैसे कलेक्ट करना है, मतलब कि फीमेल की ओवरीज से उसको हमको कलेक्ट करना है। oocyte मैचुरेशन इज परफॉर्म बाय एससीजी, एक साथ रिट्राइव्ड आफ्टर 36 आवर पे इंजेक्शंस, यानी कि जब इंजेक्शन, क्योंकि हमें खुद ही स्टिमुलेट करना है ना, डॉक्टर जो होंगे वो खुद ही स्टिमुलेट करेंगे, तो इंजेक्शन देने की 36 आवर के बाद हमको क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है जितना ओवम बना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया डालेंगे, शॉर्ट अंडर जनरल एनेस्थीसिया, तो उसके बाद उसको नीडल्स की मदद से, मतलब इस तरीके से उसको कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एक सर एक्सपैड फ्रॉम द फॉलिकल, जैसे आपको पता है जो सेकेंडरी oocytes होता है वो उसके चारों तरफ ढेर सारे फॉलिकुलर सेल्स इस तरीके से रहता है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी फॉलिकुलर सेल्स से उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, रिट्राइव फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स, यूजुअली 10 to 15 oocytes जो होता है उसको निकाला जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर क्या करेगा, वो तो फीमेल वाला पार्ट हो गया, आपके पास अभी ओवम अवेलेबल हो गया, उसके बाद आपके कलेक्शन करना पड़ेगा स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम दोनों रहेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो जब भी ये चीज़ें चल रहा है, सैंपल 2 घंटे एग निकालने की 2 घंटे से पहले, ठीक है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, स्पर्म को सैंपल कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। द स्पर्म अंडरगो स्पर्म वॉशिंग एंड सिलेक्शंस, तो सीमेन रहेगा, क्योंकि सीमेन इजैकुलेट होता है, सीमेन से आपको स्पर्म को निकालना पड़ेगा, ठीक है। टू सिलेक्ट द हेल्दीएस्ट एंड मोस्ट एक्टिव स्पर्म, जिसको हम कैपेसिटेशंस कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने से पहले एक चीज़ होता है ना कैपेसिटेशन, जैसे मैंने आपको बात की थी, स्पर्म की हेड की, मतलब कि उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, उस चीज़ों को हमको निकालना पड़ेगा ताकि स्पर्म की हेड में जो एक्रोजम्स होता है वो बाहर आ सके, जो कि फर्टिलाइजेशन हो कर सके, ठीक है। तो इसलिए हमको स्पर्म सीमेन कलेक्ट करना पड़ेगा 2 घंटा पहले, ठीक है ना, ओवम जब कलेक्ट हो रहा है उससे 2 घंटा पहले उसको वॉशिंग करना पड़ेगा, हेल्दीएस्ट स्पर्म जो होता है, एक्टिव स्पर्म होता है, उसको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि ओलिगोस्पर्मिया कंडीशंस होता है या आजोस्पर्मिया कंडीशन होता है, उस केस में हम क्या करेंगे, कोई के डोनर से, ठीक है ना, स्पर्म डोनर से स्पर्म ला सकते हैं। नॉर्मली अभी जो बात कर रहे हैं हम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि जेनेटिक फादर मदर हैं। अभी आपके पास स्पर्म है, ओवम है, तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो जाएगा, ओवम है, ये स्पर्म है, नेक्स्ट स्टेप्स हम क्या करेंगे, 18 घंटे के लिए छोड़ देंगे कि पेट्री डिस्क के अंदर या टेस्ट ट्यूब्स के अंदर छोड़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, मतलब उनके अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट जो देना चाहिए था वो सारे डालेंगे, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन है तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा जाइगोट। तो एक दिन में ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन 1 सेल से 2 सेल बनेगा, क्योंकि एक बार जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज हो जाएगा, 2 सेल 4 सेल 8 सेल, ठीक है। कौन सी दिन आपको ट्रांसफ़र करना है, अगेन वही जेनेटिक मदर बॉडी के अंदर, ठीक है। यदि आपने 8 सेल स्टेज तक, याद रखिए, अच्छे से याद रखिए, 8 सेल स्टेज के बीच में, मतलब कि 2 सेल या 4 सेल या 8 सेल के बीच में छोड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए ये ओवरी है, ये फॉलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है, ठीक है। अच्छा, 8 सेल के बीच में तो आप कहाँ छोड़ोगे, अब छोड़ोगे यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब पर, ठीक है। 8 सेल के बाद यानी कि 16 सेल हो गया या कुछ भी, ठीक है ना, कौन सी सेल में आप यदि छोड़ना है तो आप छोड़ोगे कहाँ पर, यूट्रस के अंदर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हम उसको कहते हैं, IUT, ठीक है। अच्छा, यदि आपने 8 सेल के बीच में छोड़ रहे हो तो उसको हम जिप्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, जिप्ट। क्लियर हुआ ना बातें, याद रखिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। यदि 8 सेल के बीच में हम छोड़ रहे हैं, हम कहाँ छोड़ना है, हमको फॉलोपियन ट्यूब में अंदर छोड़ना है, ठीक है। 8 सेल के बाद यदि हम छोड़ रहे हैं, हम डायरेक्टली यूट्रस में छोड़ेंगे, जिसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। यदि हम छोड़ेंगे कहाँ पर, फर्टिलाइज्ड जो सेल्स को, मतलब कि एम्ब्रियो का आप बोल सकते हो, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हो गया बात है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, जैसे मैंने आपको बात की थी, या तो आपने जिप्ट के बारे में लिख सकते हो, नहीं तो आपने इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। क्लियर हुआ, बिफोर 8 सेल या बिफोर 8 सेल स्टेज में हम लिख सकते हैं, ये आफ्टर 8 सेल। क्लियर हुआ, दो चीज़ें होता है। अब हम बात करेंगे कुछ वेरिएशंस होता है, वेरिएशंस ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस के होता है। कौन सी कंडीशंस होगा, देखिए कुछ कंडीशंस होता है, यदि मान लीजिए कि मेल है, मतलब हस्बैंड है, उनकी एकदम लो स्पर्म काउंट है या स्पर्म की मोटिलिटी कैपेसिटी नहीं है, एक ही स्पर्म बन रहा है, उन केस में वो चाह रहा है कि वो जेनेटिक फादर बने, कोई डोनर से स्पर्म लाने के लिए नहीं चाहता है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, देखिए
मान लीजिए ये आपकी ओवम हो गया, हम क्या करेंगे जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म की जो न्यूक्लियस होता है, एक ही स्पर्म को हमको आइसोलेट करना है, उनकी न्यूक्लियस को डायरेक्टली ओवम के अंदर छोड़ना है। यहाँ पर हम कोई एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं कि उसको फर्टिलाइज वो अपने आप करेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो रेशियो होता है ना 75, आपको कितना स्पर्म ओवम लेना चाहिए, 75 स्पर्म के साथ एक ओवम लेना पड़ेगा। मतलब इतने ज़्यादा स्पर्म रहेगा तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। मान लीजिए कोई ओलिगोस्पर्मिया हस्बैंड है, ऐसा हस्बैंड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ICSI करेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि स्पर्म की न्यूक्लियाई को लाके ओवम की साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ेंगे। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पर ओनली 1 स्पर्म ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, सो लो स्पर्म काउंट जब रहेगा मेल कंडीशंस में इस किया जाता है। और एक होता है गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफर। गैमेट बोलेंगे तो क्या है, ओवम फीमेल है तो ओवम है और मेल है तो स्पर्म है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फालोपियन ट्यूब के अंदर मान लीजिए एक ऐसा हस्बैंड है, ठीक है ना, हस्बैंड मतलब कि आप स्पर्म भी छोड़ सकते हो, कभी कभी ओवम भी छोड़ सकते हो। कैसे, देखिए, ठीक है। तो वो भी डक्ट के अंदर, यानी कि फालोपियन ट्यूब, याद हो रहा है, तो ओवम आपकी ओवरी रहेगा, ये यूट्रस रहेगा और ये फालोपियन ट्यूब है। आप स्पर्म छोड़ सकते हो या तो ओवम छोड़ सकते हो, ये कंडीशंस होता है। मान लीजिए एक ओवम फीमेल है, उनके जो जब भी स्पर्म एंट्री मतलब कि उनका जो वैजाइनल फ्लूइड होता है उसमें कुछ इम्यूनोलॉजिकल मतलब कि जो एंटीबॉडी ऐसा होता है जो कि स्पर्म जब भी आएगा उसको किल कर देगा। तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली स्पर्म को लेके फालोपियन ट्यूब में छोड़ देंगे, हो गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो फालोपियन ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशंस होता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा फीमेल होते हैं जो कि जिनका यूट्रस तो सही है, वो तो एनवायरनमेंट दे सकता है बच्चा ग्रो करने के लिए, लेकिन उनका ओवम नहीं बन रहा है, उनका कोई डोमिनेंट फॉलिकल्स ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोई दूसरे फीमेल से हम क्या करेंगे, ओवम लाएंगे, उनकी फालोपियन ट्यूब में छोड़ देंगे, ठीक है। यूज्ड फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस एंड बट कैन प्रोवाइड द एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसा फीमेल है जो कि उनका यूट्रस सही है, बच्चा पैदा मतलब बियर कर सकता है 9 मंथ 10 डेज के लिए, लेकिन ओवम नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशंस में वो तो मदर बनेगा, लेकिन जेनेटिक मदर वो नहीं हो सकता है, दूसरे की ओवम से हो रहा है, ठीक है। जो नेचुरली ऐसे ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो जैसे मैंने बात की थी जिप्ट और IUT, आप ऐसे लिख सकते हो उसके बारे में। फिर हम देखेंगे वो सक्सेस रेट क्या है, सक्सेस रेट क्या है, उनका बहुत हाई सक्सेस रेट रहता है, ठीक है ना, ऐसा कपल के लिए जो मतलब कि गुजर रही हैं इनफर्टिलिटी के दौरान। सो इट इज ए वाइडली यूज्ड इम्प्रेसिव सक्सेसिव रेट हायर द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में जितना रेट रहता है उनसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सक्सेस रेट रहता है यदि फीमेल की एज 40 ईयर से लेस होता है। 30 ईयर से लेस रहेगा तो बहुत हाई सक्सेस रेट होता है, लेकिन यदि 40 ईयर से ज़्यादा हो गया ना, सक्सेस रेट थोड़ा डाउन होता है, ठीक है ना, डिक्रीज करता है। लिमिटेशंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर मल्टीपल बात होने की चांसेस होता है, यानी कि एक बार में 2-4 बच्चे बनने की चांसेस रहेगा, क्योंकि हमने बात किए थे ना ओवम मतलब कि 10 से 15 ओवम लाएंगे, ठीक है ना, एक ओवम रहेगा तो एक बच्चा बनेगा, समझ रहे हो ना। तो हम एडिशनल हार्मोन भी कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में ज़्यादातर क्या होता है, ट्विंस बनने की चांसेस रहता है या मल्टीपल बात होने की भी चांसेस रहता है। और सक्सेस रेट जो होता है ये एज रिलेटेड होता है, यानी कि 30 से बिलो है हाई सक्सेस रेट रहेगा, 40 से ज़्यादा है सक्सेस रेट लेस रहेगा। कंक्लूजन्स में आप ऐसे लिख सकते हो कि ART जो होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, ठीक है, यूज्ड फॉर दोज पेरेंट्स हु हैव नो चाइल्ड। ये तो ऐसा पेरेंट्स के लिए एक वरदान है, क्यों, क्योंकि पेरेंट बच्चा पैदा करना अभी मतलब कि कुछ लोगों के लिए एक सोशल इशू, सोशल स्टिग्मा रहता है, बच्चा नहीं है कुछ मतलब कि उस टाइप की इमोशनल फिजिकल या तो इमोशनल चीज़ों में जो गुजर रही हैं उसके लिए तो एक वरदान है, समझ रहे हो ना। तो द प्रोसेस ऑफ IVF इज द चाइल्डलेस कपल फॉर बियर्ड ए चाइल्ड। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और जूनियर के साथ भी। थैंक यू।